क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेशियोज में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो रेशियो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और एक आता है कि एक सिचुएशन देंगे आपको, आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर इवेंट या ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ध्यान से देखना, इंक्रीज और डिक्रीज में बातें करनी चाहिए, इम्प्रूव और डिक्लाइन बोलना ही गलत है। टेक्निकली इम्प्रूव और डिक्लाइन बोलना गलत है, क्योंकि वो जो आपसे पूछ रहे हैं वो आपसे मैथमेटिकली पूछ रहे हैं। क्यों सर गलत है? आप सोचो आप 2:1 पे हो, तो 3:1 होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? रॉन्ग। अगर आइडियल रेशियो 2:1 होता है, इफ 2:1 इज एन आइडियल रेशियो, आइडियल मतलब बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, तो 3:1 2:1 से बेटर हुआ या खराब हुआ? तो उसको इम्प्रूव होना बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि ये थियोरेटिकली डील कर रहे हैं, तो इम्प्रूव मतलब इंक्रीज हुआ, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज हुआ, तो हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, अब अप्रोच कैसे करना है, एक बार ही समझ आ गया तो सारे एक जैसे हैं, एक बार ही समझ आ गया तो सारे एक जैसे हैं। ध्यान से देखना, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट। पहला, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अब सर इन्होंने ना तो हमें करंट एसेट्स बताए, ना करंट लायबिलिटीज बताई, ना ही बताया कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स कितने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इमेजिनरी वैल्यूज ले सकते हो, ध्यान से देखना। लेट अस अज्यूम, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी, मैक्सिमम वैल्यू 50 60 ऐसे ही दे रखी है, तो करंट रेशियो 2:1 है ना, तो आप करंट एसेट्स को ले लो 2 लाख, तो करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? 1 लाख। सिंस करंट रेशियो इज 2:1, तो करंट एसेट्स अगर 2 लाख अज्यूम कर रहे हो तो करंट लायबिलिटीज 1 लाख आ गई। कोई भी डाउट अभी तक? ये तो हो गई कॉमन अजम्पशन, इट विल अप्लाई ऑन ऑल द पार्ट्स। अब एक एक करके बात करते हैं। पहला, कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स। let the payment made let the payment made to trade payables be 50,000। गुड, 50,000 आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेगा, आंसर 10,000 से भी सही आएगा, आंसर 1,000 से भी सही आएगा, बट आप अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे होगे खामखा। 50,000 आपकी कैलकुलेशन भी सिंपल रहेंगी और डायरेक्शन भी सही है। बट मैं क्या सर, हमें कैसे बता? मैं कह रहा हूँ आप 10,000 ले लो तो भी सही आएगा, कुछ भी ले लो आप, बट 50,000 एक राउंड फिगर हो जाएगा। सर 10,000 राउंड नहीं है क्या? 10,000 से क्या होगा? अगर बात करें पेमेंट हुई तो करंट एसेट्स 2 लाख के 190 हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की 90 हो जाएंगी, तो अब अजीब फिगर हो गया ना। बट 50 की जब होगा तो 2 लाख का 150 और 1 लाख का 50, तो कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल है। बट सर आंसर तो अलग आएगा। वो आपसे आंसर तो मांग ही नहीं रहे, वो तो बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या देयर विल बी नो चेंज। बस ये बता, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, ठीक है ना? बट यस, वर्किंग में आप कैलकुलेट कर रहे हो। चल, लेट द पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल बी 50,000। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा रिधिमा, अगर पेमेंट हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? करंट एसेट्स कम होंगे कितने से? और आप हो जो खांसे जा रहे हो, तो फिर बेटा इतने खांसी तो मास्क पहनना चाहिए। करंट लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी 50,000 से, कोई डाउट? ओके, तो अब करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने थे? 2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। अब आपने पेमेंट करी 50,000 की, तो आपका करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 विच इज इक्वल टू 3:1। बात समझ आई? तो आप ये लिखेंगे आंसर, रेशियो विल improve।
उनको बस ये चाहिए था, बट ये आपकी वर्किंग आएगी। क्लियर है, समझ आ गया कैसे अप्रोच करना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर वर्किंग के साथ करने आने चाहिए। सेकंड, बिल्स पेबल डिस्चार्ज मैं नहीं कर रहा क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। क्यों एग्जैक्टली सेम है? आपको बस इसका मीनिंग बता रहा हूँ। बिल्स पेबल डिस्चार्ज मतलब आपने कोई बिल्स एक्सेप्ट कर रखे थे, उनकी पेमेंट हो गई, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू, कैश से करा तो कैश से, बैंक से करा तो बैंक से। तो जैसे पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल्स, एग्जैक्टली सेम इंपैक्ट है बिल्स पेबल डिस्चार्ज का। ठीक है ना? तो 50,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और 50,000 से एसेट्स कम हो रहे हैं। सर अब हम ये 150 से कंटिन्यू करेंगे? नो, आप हर बारी जीरो से शुरू कर रहे हो, तो हर बारी आपका स्टार्टिंग पॉइंट 2 लाख और 1 लाख ही होगा। अलग अलग सिचुएशन है। बी हो जाएगा। सी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज आप बचपन की बातें भूल गए हो। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, तो आपको बस एंडोर्समेंट की एंट्री पता होनी चाहिए। एंडोर्समेंट की एंट्री क्रेडिटर्स डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके एसेट्स कम हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। तो एग्जैक्टली सेम एज बी पार्ट। समझ आई बात? सेम इम्पैक्ट करने की जरूरत है मुझे। सी, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब ध्यान से देखना, जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। आ चुका है पहले भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड जो आपने करंट ईयर प्रपोज करा है, वो तो नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर होगा, क्योंकि वो एजीएम में अनाउंस होगा, अप्रूव होगा, तब जाके ही वो आपकी एक लाइबिलिटी बनेगी। अब अगर डिविडेंड पे हो रहा है, तो कौन सा डिविडेंड है? जो पहले से अप्रूव हो चुका है। जो पहले से अप्रूव हो चुका, यही ना, डिविडेंड कौन सा पे करोगे? जो अप्रूव हो चुका है। तो जो अप्रूव हो चुका है वो आपकी करंट लाइबिलिटी, वो डिविडेंड पेएबल में आ रहा है। अदर करंट लाइबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज लाइक पेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। तो अगेन एबीसीडी चारों ही सेम हो गए। जो ये है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डी पॉइंट, इट इज ट्रीटेड लाइक पेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। सर सेम ही क्यों आ रही है बार बार? अरे एग्जाम में तो कोई भी आ सकती है ना। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, इट विल बी ट्रीटेड लाइक पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। तो जब पैसे देंगे तो करंट लायबिलिटी उतने से कम हो जाएगी, डिविडेंड पेएबल, और पैसे कम हो जाएंगे उतने से। समझ आ रहा है बोल क्या रहा हूं? थोड़ा या पूरा? ठीक। ई, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चलो अब कुछ कहानी डिफरेंट हुई। तो बी सी डी क्या हो गया? सेम एज ए। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, सामान खरीदा आपने, ठीक है जी, कुछ भी एग्जांपल ले ले, फिर क्या? 50,000, ये आपके अजम्पशन है, फिगर्स डालेंगे, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। इम्पैक्ट बताएं इसका क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इंपॉर्टेंट है। राघव आप ट्राई करें। हमने सामान खरीदा, गुड्स परचेज करे ना, तो सामान परचेज करा, इसका इम्पैक्ट बताओ जल्दी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। एसेट्स कम क्यों हो जाएंगे? गुड। पेमेंट जो हुई है, पेमेंट की वजह से क्या होगा? आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। परचेज करा ना सामान, आप गुड्स, क्या क्रेडिट तो नहीं लिखा? क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे भी लिखना चाहिए था ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट खरीदा है तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। तो पेमेंट अभी हुई नहीं है बेटा, पेमेंट अभी हुई नहीं है। तो बताओ अब क्या इम्पैक्ट होगा अगर हमने सामान क्रेडिट पे लिया है? अब हमने सामान तो खरीदा है सर, तो इन्वेंट्री तो बढ़ गई, करंट एसेट बढ़ गए आपके 50,000 से। क्यों बढ़ गए? आपकी, अगर सिर्फ सामान खरीदा और कुछ नहीं मेंशन, तो आप क्या मानेंगे उसको? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और गुड, क्योंकि क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। कितने से बढ़ गए? 50,000।
तो अब करंट रेशियो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं 2 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख। सामान खरीदा 50,000 50,000, 2 लाख 50,000, 1 लाख 50,000। तो 2:1 से तो कम ही हो गया, कितना हो गया 5 3 जा 5 5 जा 1.67, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है आंसर, रेशियो विल डिक्लाइन, रेशियो विल डिक्लाइन। कोई डाउट, क्लियर। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड, मतलब इसमें रेशियोज कम और आपका जर्नल ज्यादा यूज हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड, एंडोर्स कर रखे थे डिसऑनर हो गए। तो जब हमने एंडोर्स करे थे तो एंट्री क्रेडिटर्स टू बिल रिसीवेबल। अब हम वो पैसे किससे रिकवर करेंगे, डेटर से हमारा, ठीक है ना। मैं ड्रॉई क्यों, मतलब डेटर सिंपल टर्म में बात करूं, मैंने जिससे बिल रिसीव करा था, मैं तो उससे पैसे लूंगा। तो डेटर डेबिटेड टू क्रेडिटर, ड्रॉई टू क्रेडिटर, ठीक है ना। ड्रॉई टू एंडोर्सी, बचपन में होती थी बातें। क्या हुआ, हमने एग्जांपल लिया 50,000 का, तो सिंपल सा इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है, आपके क्रेडिटर्स, क्योंकि आपका बिल तो डिसऑनर हो गया तो उसको तो पैसे मिले नहीं, तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, कितने से 50,000 से। और अब आप डेटर से अपने पैसे, क्योंकि उसने जो बिल दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, तो उससे पैसे दोबारा लोगे, तो आपके करंट एसेट्स बढ़ गए 50,000 से। तो ऊपर भी ये होता, करंट एसेट्स बढ़ रहे थे तो मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, रेस्ट आप पूरा पूरा सॉल्व करेंगे प्लीज, सेम एज ई, ठीक है ना। कोई डाउट, चल सकता हूँ आगे। इंटरेस्टिंग, 15 डाउट क्यों नहीं पूछा किसी ने, ठीक है, ठीक। जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अब आ जाओ बेटा राघव, दोबारा आ जाओ। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, उन्होंने तो नहीं दे रखा अमाउंट, अगर वो देंगे तो हम एग्जैक्ट लेंगे, नहीं दे रहे तो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी आप अमाउंट अज्यूम कर रहे हो ना, तो यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख देना अमाउंट अज्यूम, ठीक है ना। चलो बेटा इम्पैक्ट बताओ। पेमेंट हुई है तो करंट एसेट्स कम हो गए 50,000 से, कैश पेड, और बोलो करंट लायबिलिटीज का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। आपने सामान खरीदा तो क्या आया आपके पास, सामान आया, तो उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री नहीं बढ़ जाएगी, कितने से, कोई भी डाउट। तो करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है, देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो, क्लियर। करंट एसेट बढ़े, करंट एसेट कम हुए, नेट इम्पैक्ट जीरो। जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000 एच पार्ट, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू क्या है 50,000 और सेल वैल्यू 45, आपने लॉस पे बेचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट बेचा है। जब आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो आपको सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से मतलब है। जब आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो आपको सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से मतलब है। तो चलो इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके हिसाब से ईशान्या, मेहनत करो, आंसर बताओ इम्पैक्ट क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। रेशियो के तो मैं बाद में आऊंगा। फिक्स्ड एसेट सेल करे, बुक वैल्यू 50,000 है, सेल वैल्यू 45,000 है, इम्पैक्ट क्या होगा? जल्दी ईशान्या। नो नो, ये इम्पैक्ट मेरे को इतनी दूर नहीं जाना। इम्पैक्ट जब मैं पूछ रहा हूँ ना तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि करंट एसेट बढ़ेंगे या कम होंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, या फिक्स्ड एसेट बढ़ेंगे या कम होंगे, इम्पैक्ट वो पूछ रहा हूँ। आपने आंसर ना बताएं मुझे। इम्पैक्ट पृथ्वी। करंट एसेट इंक्रीज होंगे कितने से? 45,000 से। ओके, और वेरी गुड। फिक्स्ड एसेट्स इसमें कंट्रोल सेट इतना ऊपर क्यों चला जाता है? वही देखते हैं आपने क्या लिखा। फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होंगे कितने से? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50,000 से। बुक वैल्यू से हमेशा रिड्यूस होंगे एसेट सोल्ड। और 5,000 आपका लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो उसका वो किस चीज को इम्पैक्ट करता है? आपके इक्विटी को, ठीक है ना? आपके प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आता है ना इवेंचुअली इक्विटी में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, सरप्लस में आता ना। तो प्रॉफिट्स आपके रिड्यूस हुए कितने से? 5,000 से। तो क्या है ये? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इम्पैक्ट अभी बता रहा हूं क्योंकि आगे डिफरेंट रेशियोज में तो यूज हो सकता है ना, तो ट्रांजैक्शन तो वही रहेंगी, हर बार उनका इम्पैक्ट डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज पे हम स्टडी कर रहे होंगे। तो क्या मुझे फिक्स्ड एसेट से इस रेशियो में कोई लेना देना है? नो। क्या इक्विटी से कोई लेना देना है? नो। मुझे सिर्फ करंट एसेट से लेना देना है। तो करंट लायबिलिटी चेंज नहीं हुई, करंट एसेट्स बढ़ गए। सिंस करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग without any change, without any change in current liability, without any change in current liability, current ratio will improve। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? ओके, सीए आई थॉट करंट, ठीक है। तो मुझे, हाँ, आई रेड इट एज करंट रेशियो। करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे, फिक्स्ड एसेट्स कम होंगे, और इक्विटी कम, प्रॉफिट गिरेंगे। तो इम्पैक्ट ये हुआ। इस रेशियो में मुझे सिर्फ करंट एसेट से मतलब था, तो आपने सही आंसर बताया, एच आई। ठीक, नाउ अब ये समझ गए ना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है तो आपने प्रॉफिट पे बेचे या लॉस पे बेचे, तो फिक्स्ड एसेट तो करंट रेशियो में यूज ही नहीं हुआ। 45 बेचा या 5,000 का भी बेचा होता, आपके तो उतने से करंट एसेट्स बढ़ रहे होते, आपके उतने से करंट एसेट्स बढ़ रहे होते। तो इसमें 60 बढ़ गए, सिर्फ करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो रेशियो इंप्रूव ही होगा। क्लियर? तो एच और आई दोनों में इंप्रूव होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, जानबूझ के मैं इसके साथ ही करा रहा हूँ क्योंकि इंटर रिलेटेड है, तो मैं ये कर लेंगे अपने आप, ठीक है ना? तो पॉइंट क्या सीखा कि जब फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे बेचा, करंट रेशियो को उससे कोई लेना देना नहीं है, करंट रेशियो तो दोनों केसेस में इंप्रूव भी हो रहा है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे आ सकता है। सेल ऑफ marketable securities, sale of marketable securities, sale of marketable securities। marketable securities क्या होती हैं आपकी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स।
एक केस हो सकता है एट पार, एट पार मतलब जितने की है उतने की, तो 50,000 की अगर 50,000 में बेची तो करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम हुई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 से बढ़ गए, तो करंट एसेट पे नो चेंज। एट अ प्रॉफिट, तो एग्जांपल बुक वैल्यू 50 के, सेल वैल्यू 60 के, तो ध्यान से देखना करंट एसेट्स कम हुए 50,000 से, करंट एसेट्स बढ़े 60,000 से, तो क्या होगा, करंट रेशियो विल इंक्रीज। कोई डाउट? क्योंकि करंट लायबिलिटीज को तो इंपैक्ट कर नहीं रही। यही अगर एट अ लॉस होता, बुक वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 40,000, तो करंट एसेट्स कम हुए, इन्वेस्टमेंट गई 50,000 की, बट आपको पैसे कितने मिले, 40,000, तो करंट रेशियो गिर जाता है क्योंकि नेट इंपैक्ट करंट एसेट्स गिर रहे हैं। तो सेम चीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे भी अप्लाई होगी और स्टॉक पे भी अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक भी करंट एसेट होता है। तो फिक्स्ड एसेट पे अप्लाई नहीं होगी बस। तो फिक्स्ड एसेट तो बेटा आपने लॉस पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, 1 रुपए का बेचा, तो उसमें तो करंट एसेट हमेशा बढ़ ही रहे हैं। 50,000 की चीज 5,000 में बेची तो करंट एसेट तो 5,000 से बढ़ ही रहे हैं। फिक्स्ड एसेट तो यूज ही नहीं हो रहे करंट रेशियो में, तो उस केस में तो रेशियो हमेशा इंप्रूव ही हो रहा है। लेकिन अगर स्टॉक बेचा तो करंट एसेट कम भी हो रहा है, कैश आ भी रहा है, तो अगर लॉस पे है तो नेट इम्पैक्ट ऑन करंट एसेट्स नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई बात? इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लीज जरूर लिखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ।